नेक्स्ट हेडिंग इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा आप देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जिक्र अभी हमने कर लिया है किसमें, जब हम पढ़ रहे थे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो उसमें दूसरा लॉ बताया था आपको क्या, कि रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसी कांस्टेंट का दूसरा नाम क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। तो ये डेफिनेशन तो हम लिख चुके हैं वैसे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, क्या इस तरह से लिखा था, एन इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल आई, साइन ऑफ एंगल आर। फिर एक बात हमने और डिस्कस की थी क्या, कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका ताल्लुक डिफरेंट एंगल्स पर नहीं होता है, एंगल कुछ भी हो, इसका ताल्लुक किस पर होता है, मीडियम पर होता है। यानी ये पता करना होता है कि किसी भी मीडियम में बेंडिंग या रिफ्रैक्शन का अमल ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। बेंडिंग का अमल जितना ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतना ही ज़्यादा होगा, और बेंडिंग अगर कम होगी इसका मतलब है कि रिफ्रैक्शन का अमल कम हो रहा है, तो फिर उसकी एन की वैल्यू भी कम होगी। लेकिन अभी हम एक दूसरा फार्मूला बयान करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो क्या है। एक बात हम और जानते हैं, जब हमने रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन बयान की थी, क्या रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, कि जब रोशनी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो अपने असल रास्ते से डेविएट करती है। एक बात और भी बताई थी, कौन सी, एक बात और होती है, स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो जाती है। क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी इसका मतलब है हवा या वैक्यूम में कुछ और होती है, और जब वो डेंसर मीडियम पानी में या गिलास स्लैब में जाएगी तो फिर उसकी स्पीड कम हो जाती है या चेंज हो जाती है। ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक पार्ट याद रखिएगा। याद रहे कि रोशनी की रफ्तार वैक्यूम में, वैक्यूम किसे कहते हैं बोलिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कहते हैं खला को, किसे कहा जाता है, खला। जहाँ पे हवा, ये हवा मौजूद है ना इस रूम में, इसमें से हवा आप निकाल लें तो क्या बन जाएगा, वैक्यूम बन जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी वैल्यू सी से शो करते हैं, डेट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रहे कि हवा, वैक्यूम में रोशनी की रफ्तार ये है, और जो एयर है, हवा है, हवा में भी रोशनी की रफ्तार यही मानी जाती है। यानी जो वैक्यूम में वही किस में मानी जाती है, मामूली सा फ़र्क आता है तो उस फ़र्क को नज़रअंदाज किया जाता है। तो वैक्यूम या एयर दोनों में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको सी से शो करते हैं, वो है 3 × 10⁸, यानी ये बन जाता है 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। कितना बनता है, 30 करोड़ मीटर। एक सेकंड में रोशनी 30 करोड़ मीटर का फासला तय कर सकती है, और इससे ज़्यादा कोई मटेरियल बॉडी आज तक डिस्कवर नहीं हुई जो रोशनी की रफ्तार के से ज़्यादा, तो दूर की बात है, रोशनी की रफ्तार के बराबर भी फासला तय कर ले। कोई ऐसा मटेरियल बॉडी आज तक आई ही नहीं सामने। तो याद रखिएगा रोशनी की रफ्तार सबसे मैक्सिमम होती है, और ये यूनिवर्स में कांस्टेंट है। तो वैक्यूम या एयर दोनों में यही रहेगी। हाँ अलबत्ता जब रोशनी या लाइट दूसरे मीडियम में दाखिल होगी तो याद रहे डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, उसे फिर बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। तो उसको हम सी एम से शो करेंगे, किससे, सी एम। इसका मतलब होगा स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, किस में होगा, इन अदर मीडियम। अब याद रहे अगर आपको किसी मीडियम का, मिसाल पर वो ग्लास स्लैब हो सकता है, वो वाटर हो सकता है, वो डायमंड हो सकता है, वो ग्लिसरीन हो सकता है, कोई सा भी दूसरा मीडियम हो सकता है। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है उस मीडियम का, तो उसका फिर एक नया फार्मूला है, वो याद रखिएगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो ये है, डेट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नया फार्मूला है, सी एन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये है फार्मूला जो हम इस्तेमाल करेंगे माइंड न्यूमेरिकल्स में। क्या फार्मूला, एन इज इक्वल टू C/CM। ये सी कौन सी स्पीड है लाइट की, हवा में या वैक्यूम में, और इसकी वैल्यू फिक्स है, ये आपको बता दी ऊपर। और नीचे कौन है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है। किसी भी मीडियम में रोशनी की रफ्तार, यानी हवा से वो अगर डायमंड में जा रही है तो CM आ जाएगा उसका, डायमंड वहाँ इसकी स्पीड आ जाएगी। या अगर पानी में जा रही तो पानी में स्पीड क्या है, वो आ जाएगी। अगर ग्लिसरीन में रोशनी जा रही है तो उसमें स्पीड क्या है, CM, वो आ जाएगी। तो जो भी न्यूमेरिकल होगा उसके मुताबिक फिर आप स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम लेंगे। तो याद रहे कि इन दोनों के दरमियान जो रेशो होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट विल गिव यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। इससे क्या पता चल जाएगा, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ये पता चलता है कि बेंडिंग कितनी ज़्यादा हो रही है। इज दैट क्लियर, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। तो इस पॉइंट को ध्यान में रहे। और इट इज़ यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता, इट इज़ यूनिटलेस। यूनिटलेस का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जिसका कोई यूनिट मौजूद ना हो, जिसका कोई भी यूनिट ना हो। तो इसका कोई यूनिट नहीं, एम है। ये क्या लिखा हुआ है, ये एम का मतलब मीडियम है, दूसरा मीडियम।
ये वाला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे शो करते हैं? एन से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अब दो फार्मूले आ गए आपके पास, ये स्नेल लॉ से आया था और दूसरा किससे आया है? स्पीड ऑफ लाइट से आया है। तो दो फार्मूले हैं, दोनों डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन है क्वेश्चन में, उसके मुताबिक आप इस्तेमाल करेंगे, याद रहे। ओके, तो ये दूसरा फार्मूला लिख लें और ये भी लिख लें कि इसका कोई यूनिट, क्योंकि इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड है, इसका भी मीटर पर सेकेंड, दोनों कट जाते हैं, लिहाजा इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हवाले से अब एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, एग्जाम्पल वो कर रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल 14.1। यस, कह रहे हैं कि द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। अब देखें डायमंड एक मीडियम आ गया है, आपको पता ना बहुत सख्त वास्ता होता है डायमंड, और बहुत कीमती भी है ये। द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज़ 1.24 एक्सपोनेंट 5 किलोमीटर पर सेकेंड। बाद औक़ात स्पीड को किलोमीटर पर सेकेंड में लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड के बजाय। तो लिखें यहाँ पे डेटा बना लें, क्या स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, इसको cm से शो करेंगे, दैट इज 1.24 एक्सपोनेंट 5 किलोमीटर पर सेकेंड, 5 किलोमीटर पर सेकेंड। ये अच्छा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? बहुत मशहूर बात है, बताया था ना कि लास्ट क्लास में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो यहाँ याद रहे कि अगर हम यहाँ पे 1000 लिखते हैं तो 1000 का मतलब होता है 10 की पावर 3। तवज्जो रहे, इसको थोड़ा सा काम करेंगे इस पर। 10 की पावर 5 है, तो किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1000 का दूसरा नाम क्या है? 10 की पावर 3। तो यहाँ पे किलोमीटर की जगह क्या आ जाएगा? 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद देखिए क्या होगा, उसके बाद 1.24 एक्सपोनेंट, यहाँ बेस 10 और 10 सेम है, तो एक दफ़ा बेस लिख के पावर्स को ऐड कर लेंगे। 5 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 मीटर पर। इस तरह आपका क्वेश्चन किलोमीटर पर सेकंड से निकल कर किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल मीटर पर सेकंड में सॉल्व होता है स्पीड। ऐसा ही सिस्टम में लेनी पड़ेगी। तो स्पीड ऑफ लाइट आ गई किस में? डायमंड में। आगे कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, हवा में रोशनी की रफ्तार ये है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, हवा में रोशनी की रफ्तार को सी से शो करते हैं, आप जानते हैं क्या है? 3.0 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। आगे कह रहे हैं कैलकुलेट द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ डायमंड। जो डायमंड है उसका इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन बताइए क्या होगा? क्या इंडेक्स ऑफ यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए क्या होगा? देखिए, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ये बताना है किसका? डायमंड का। डायमंड का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? कीजिए इसको हल। तो देखिए क्या हो जाएगा। ये सॉल्यूशन में सबसे पहले फार्मूला इस्तेमाल करेंगे आप। क्या होगा बोलिए? फार्मूला। तो इसका जो फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो फार्मूले आपको बताए, इसमें कौन सा वाला फार्मूला लगेगा? अक्सा आप बताइए कौन सा फार्मूला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो बताए ना, अभी आपको पेज पलट के देख सकती हैं आप। एन इज इक्वल टू साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर बताया, और दूसरा कौन सा बताया था? सी अपॉन सी। हाँ, वो वाला लगेगा। तो ये फार्मूला लगाएंगे इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का। कौन सा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यही कीमतें पुट कर दें। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी है? 3.0 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, यहाँ मीडियम डायमंड है, याद रहे
तो डायमंड में कितनी है वो ऊपर हम निकाल चुके हैं, ये वाली पुट करनी है 1.24 इंटू 10 की पावर 8। अब देखिए 10 की पावर 8 10 की पावर 8 से कट जाएगा, तो आगे क्या बचेगा 3.0 और 1.24 को डिवाइड करेंगे तो 2.42 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलिए, कैलकुलेटर है तो आप डिवाइड करके देख लें, 2.42। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। आंसर सी इज रिक्वायर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। इस तरह से ये सॉल्व होगा क्वेश्चन, देखा आपने। एक एग्जाम्पल और करेंगे, लिख लिया, चलो ऊपर वाला हिस्सा मिटा देते हैं। एग्जाम्पल 14.2 ताकि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस वाले फार्मूले से भी सॉल्व हो जाए ना, जो पहला फार्मूला बताया था स्नेल का कानून। 14.2 मेरे साथ साथ काम करते रहिए, आखिर में चेक करेंगे काम इंशाल्लाह। कह रहे लाइट पासिस फ्रॉम एयर इनटू डायमंड। हवा से रोशनी डायमंड में दाखिल होती है, ये भी डायमंड के वाले से ही है। हवा से किस में दाखिल होती है, विद एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 45 डिग्री। यार इसका मतलब है कि इसको अगर हम गिलास को क्या मान लें, डायमंड मान लें कि दिस इज डायमंड और ऊपर क्या मौजूद है, एयर मौजूद है। तो जब वो एयर से डायमंड में दाखिल होती है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है डेट इज़ 45 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको एंगल आई से शो करते हैं, डेट इज़ 45 डिग्री। समझ रहे 45 डिग्री है। आगे कह रहे हैं कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या निकाले, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम कीजिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करना है। याद है कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, आप जानते हैं ना, अभी थ्योरी में पढ़ा था हम लोगों ने। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये कैलकुलेट करना है कि किस एंगल पर रिफ्रैक्ट होगी रे ऑफ लाइट डायमंड के अंदर। आगे इफ द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ डायमंड इज 2.42, यानी डायमंड का जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है जो अभी हमने कैलकुलेट किया, ये कितना निकाला 2.42। कह रहे इफ इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन वहाँ से शो करते हैं 2.42, और ये किसके लिए बोलिए, डायमंड के लिए। डायमंड का अब ये कैलकुलेट करना आपको नीचे बेस, यहाँ कैलकुलेटर चाहिए ही चाहिए होगा आपको, नहीं तो जवाब डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। है कैलकुलेटर, नहीं है, क्योंकि इन्वर्स निकालना पड़ेगा। क्या है कैलकुलेटर किसी के पास? नहीं, रहने दें, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जवाब पता है। देखिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, तवज्जो रहे। हमने दो फार्मूले पढ़ लिए, एक तो पहला पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर, और दूसरा पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं भाई इसको। क्या फार्मूला पढ़ा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यहाँ सोचना है आपने कि कौन सा, सोचने वाली बात ही नहीं है। आपको क्या चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चाहिए, तो जाहिर है यही वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, पहला वाला। ये तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, इसमें तो है ही नहीं एंगल आर। तो लिखें सोल्यूशन में फार्मूला इस्तेमाल करें, कौन सा फार्मूला होगा अभी बताया, एल इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर। ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यस, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको, दो तरीके हैं, या तो पहले आप साइन एंगल आर को अलग कर लें यहाँ से, या वैल्यू पुट कर दें पहले, मर्जी है आपकी। एन की जगह क्या आएगा बोलिए, 2.42 आएगा, गिवन है। और साइन एंगल आई, साइन अपनी जगह, एंगल आई की वैल्यू होती है, एंगल आई की वैल्यू गिवन है 45 डिग्री क्वेश्चन में, और आपको साइन एंगल आर यानी एंगल आर तो मालूम करना है, तो लिहाजा साइन एंगल आर को वैसे लिखना पड़ेगा, ये तो हमें मालूम करना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे। अब ये जो साइन एंगल आर डिवाइड में है, इसको ऊपर भेज देंगे और 2.42 को नीचे शिफ्ट कर देंगे इसकी जगह, दोनों एक दूसरे से बदल जाएंगे। तो जो चीज़ मालूम करनी होती है उसको लेफ्ट पे होना चाहिए,
तो साइन एंगल आर को यहाँ लेफ्ट पे ऊपर भेज देंगे और यहाँ पहले से ऊपर मौजूद है साइन 45 डिग्री और डिवाइडेड बाय 2.42 नीचे आ जाएगा। कुछ नहीं किया इस स्टेप में, सिर्फ शिफ्टिंग की, ये ऊपर चला गया और 2.42 नीचे आ गया। उसके बाद साइन 45 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाली जाती है, उसकी वैल्यू 0.707 होती है। क्या होती है? तो वैल्यू पता है हमें, लिहाजा आप लिख लें साइन एंगल आर, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 0.707 फ्रॉम टेबल, याद है तो वहाँ से लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय 2.42। अब इन, क्योंकि एंगल आई 45 डिग्री गिवन है, एंगल आई कितना दिया हुआ है, और यहाँ पर साइन एंगल आई आया फार्मूले में, तो साइन के बाद क्या लिखेंगे, एंगल आई की वैल्यू 45, वही दोबारा लिखा और अगले स्टेप में साइन 45 की वैल्यू लिख दी। क्या है बोलिए? साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 0.707, ये वैल्यू होती है, ये लिख दी। अब ये बिलाखिर हमें मिटाना ही पड़ेगा। तो साइन एंगल आर, इसको डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, इसकी ये आएगा 0.2922, 0.2922 साइन एंगल आर, ये आ जाएगा डिवाइड करने पर 0.2922। अब तवज्जो रही, ये स्टेप बड़ा समझने वाला आ गया, इससे पहले आपने नहीं किया। ट्रिग्नोमेट्री जब डिस्कस करेंगे तब इसको अच्छी तरह समझेंगे। अब हमें एंगल आर चाहिए तो साइन को उधर भेजना पड़ेगा, याद रहे। जब आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को या फंक्शन को एंगल छोड़ के दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो वो वहाँ जाकर इन्वर्स में हो जाता है। इसमें हो जाता है। अब इन्वर्स का मतलब क्या है कि आपने लिखा एंगल आर यहीं और साइन को वहाँ शिफ्ट करेंगे, तो इन्वर्स का मतलब ये होगा कि इसकी पावर -1 हो जाएगी, तो साइन इन्वर्स और 0.2922 वैसे ही रह जाएगा आगे। अब देखिए क्या होगा, अब इसका साइन इन्वर्स निकालेंगे। अब ये काम फिर कैलकुलेटर से होगा, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में लाइएगा कैलकुलेटर, तो हम समझ लेंगे कि किस तरह ये काम किया जाता है। अब इसका साइन इन्वर्स आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आएगा 17 डिग्री। क्या आएगा बोलिए? 17 डिग्री। दिस इज रिक्वायर्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आंसर होगा। सी इज रिक्वायर्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखा आपने ये किस तरह सॉल्व हो जाएगा, दैट इज़ योर आंसर। यहाँ आके फिनिश हो गया ये। तो अगर आपको ये पता हो, हमें पता था कि डायमंड है, रोशनी हवा से आ रही है 45 डिग्री के एंगल पर, तो जब वो डायमंड में दाखिल होगी, अगर 45 डिग्री के एंगल पर आ रही है और डायमंड में दाखिल हो रही है, तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 17 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो ये हमने मालूम कर। ओके, चलो, तो 2 एग्जाम्पल हो गए, फिर एक बुक का क्वेश्चन फिर आप कीजिएगा इस हवाले से।